नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने खंड भारत की। साथियों, इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्रकार की विपदा आने पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक मत में सरकार और राष्ट्र के साथ रहते हैं। इजराइल के बारे में बात करते हुए हम आज जानकारी साझा करेंगे। इजराइल ने कैसे यहूदियों को मारने वाले एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा, जिंदा पकड़कर उसको दूसरे देश की धरती से अपने देश में लाए और फांसी पर लटका दिया। शायद हिटलर के अलावा यूरोप के यहूदियों को मारने का जितना जुनून लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइसमन में था, उतना किसी में भी नहीं था। दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के बाद कई साल अर्जेंटीना में छिपे रहने के दौरान आइसमन ने एक डच व्यक्ति विलेम सेसेन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, आपको सच बताऊं, अगर हमने यूरोप में रह रहे सभी 1,30,00,000 यहूदियों को ख़त्म कर दिया होता तो मैंने अपना काम पूरा किया होता। साथियों, ऐसे विचार थे कर्नल एडोल्फ आइसमन के। तो सोचिए वो कितना क्रूर रहा होगा एक जाति के प्रति, एक जाति को ख़त्म करने के लिए कितना अग्रसर था। चूँकि ये हुआ नहीं, इसलिए मैं अपनी भावी पीढ़ियों की परेशानियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। हम चूँकि संख्या में कम थे इसलिए इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने किया। यानी कि एडोल्फ का कहना था कि हमने जितने यहूदियों को मारने की कोशिश की वो भी कम रही, जितना हमसे प्रयास हुआ उतने यहूदियों को हमने मारा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर आइसमन किसी तरह बचाकर या भागकर अर्जेंटीना चला गया। वर्ष 1957 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने जर्मन सूत्रों से खबर लगी कि आइसमन पिछले कई वर्षों से अर्जेंटीना में नाम बदलकर रह रहा है। सारे सबूतों की पुष्टि के बाद मोसाद के तत्कालीन निदेशक इशेर हेरल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के निवास स्थान पर जाकर उन्हें बताया कि हमने आइसमन को अर्जेंटीना में खोज लिया है। प्रधानमंत्री का जवाब था, हमें वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर उन्होंने एक क्षण और सोचा और कहा, बेहतर होगा कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ो, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मोसाद चीफ ने तत्कालीन जो रफ़ी एतात थे, इस मिशन का कमांडर उन्हें बनाया गया। रफ़ी एतात एक बहुत ही सुलझे हुए, वो चतुर और बहुत ही उम्दा किस्म के कमांडर माने जाते थे मोसाद के जासूसों की अलग अलग टीमें इजराइल ने अर्जेंटीना पहुंचाई। अप्रैल 1960 के अंत तक मोसाद के 4 जासूसों की एडवांस टीम ने अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से अर्जेंटीना में प्रवेश किया। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक घर किराए पर लिया जिसे कोड नेम दिया गया कासिल। इस बीच इशेर को पता चला कि 20 मई को अर्जेंटीना अपनी आज़ादी की 150वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मनाएगा। सभी ने तय किया कि इजराइल भी शिक्षा मंत्री अब्बा इबान के नेतृत्व में अपना एक प्रतिनिधि मंडल अर्जेंटीना भेजेगा। इसको ले जाने के लिए इजरायली एयरलाइंस एलाई ने एक खास विमान, उस विमान का नाम था विस्परिंग जायंट, उपलब्ध कराया, जो कि वह ज़्यादातर ऑपरेशंस काम में लिया जाता था। इबान को इसकी हवा भी नहीं लगने दी कि इस दरियादिली का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन आइसमन है। तय हुआ कि 11 मई को एलाई की फ्लाइट नंबर 601 अर्जेंटीना के लिए उड़ान भरेगी। विमान के चालक दल को बहुत सावधानी पूर्वक चुना गया था। उच्च कोटि के प्रशिक्षित पायलट चुने गए थे और उस पायलट में, दल के सदस्यों में एक पायलट थी जवी तोहार। उनसे कहा गया कि वो अपने साथ एक मैकेनिक को भी ले लें, ताकि उन्हें अगर अर्जेंटीना से लैंड क्रू की मदद के बगैर अचानक उड़ान भरनी पड़े तो उनके सामने किसी प्रकार की मुश्किल ना आए। आइसमन को पकड़ने के मिशन को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। साथियों, योजना बनी कि 10 मई को आइसमन को उसके घर के पास से जिंदा उठा लिया जाएगा, यानी कि किडनैप कर लिया जाएगा। 11 मई को इजरायली विमान वहां पहुंचेगा और 12 मई को वो लोग वापस इजराइल के लिए उड़ान भर देंगे। लेकिन आखिरी समय पर यह योजना खटाई में पड़ गई। हुआ ये कि अर्जेंटीना के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने, प्रोटोकॉल विभाग ने इजरायली प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि उन्हें अपना आना है वो 19 मई तक टालना होगा। मोसाद के कारनामों पर अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में माइकल बार जोहर और निमिश मिसाल लिखते हैं,
इशेर हेरल के लिए इसका मतलब था कि या तो आइसमन का अपहरण 19 मई तक टाल दिया जाए या फिर तय योजना के अनुसार उसको 10 मई को ही उठा लिया जाए और उसे 9 या 10 दिन तक बंदी बनाकर कहीं छुपाकर रखा जाए। ये बहुत बड़ा जोखिम था। इस बात का डर था कि कहीं आइसमन के परिवार की मांग पर उसकी तलाश न शुरू कर दी जाए, लेकिन इसके बावजूद इशेर ने पहले से तय योजना के अनुसार ही बढ़ना तय किया। अभियान को सिर्फ एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। तय हुआ कि आइसमन को 11 मई को शाम 7:40 पर उसके घर के पास से उठा लिया जाएगा। आइसमन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटते थे। थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे। योजना बनी कि इस ऑपरेशन में 2 कारें भाग लेंगी। एक कार में आइसमन को उठाने वाले एजेंट मौजूद रहेंगे, दूसरी कार में उसकी सुरक्षा के लिए होगी। 11 मई की शाम 7:35 पर 2 कारें बस स्टॉप के पास पार्क कर दी जाती हैं। पहली काले रंग की शेवरले थी। 2 एजेंट बाहर निकलकर ये दिखाने लगे, ये प्रकट करने लगे कि उनकी कार खराब हो गई है। जिवी अहरोनी ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और चौथा एजेंट कार के अंदर ही सिकुड़कर उस जगह पर नजर रखे हुए था जहां से आइसमन को चलते हुए आना था। दूसरे काले रंग की ब्यूक कार थोड़ी दूर पर सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा कर दिया गया था। 2 एजेंट कार के बाहर खड़े थे। तीसरा व्यक्ति ड्राइवर सीट पर था। उसका काम था जैसे ही आइसमन आते दिखाई दें वे कार की हेडलाइट जलाकर उसकी आंखों को चौंधियां दें, अर्थात एक तरह से उसे अंधा कर दें। माइकल बार जोहर और निमिष मिसाल लिखते हैं 7:40 पर बस संख्या 203 रुकी तो लेकिन उसमें से आइसमन नहीं निकले। 7:50 तक एक के बाद 2 बसें और आई, लेकिन आइसमन का कहीं पता नहीं था। एजेंटों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या आइसमन ने अचानक अपनी आदतें बदल ली या उसको इस योजना की भनक लग गई थी? इशेर ने टीम को पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि अगर आइसमन 8 बजे तक नहीं पहुंचता है तो मिशन को वहीं छोड़ दिया जाए और वो लोग वापस लौट आएं। लेकिन रफ़ी एतात ने तय किया कि वह 8:30 बजे तक इंतजार करेंगे। 8:05 पर एक और बस आकर रुकी। पहले तो उन्हें बस से कोई भी उतरता दिखाई नहीं दिया, लेकिन दूसरी कार पर बैठे अवरूम सालोम को एक परछाई नजर आई जो कि उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर आते हुए व्यक्ति को लगभग अंधा कर दिया। तभी शेवरले कार पर सवार एक एजेंट जिवी मालकिन ने चिल्लाकर स्पेनिश भाषा में कहा, मोमेंटितो सेन्योर, यानी कि 1 मिनट महाशय। रुकने का इशारा था आइसमन के लिए। आइसमन ने अपनी जेब में हाथ डालकर फ्लैश लाइट खोजने की कोशिश की। मोसाद पर एक किताब राइज एंड किल फर्स्ट के लेखक रोनेन बर्गमैन लिखते हैं कि जुवी मालकिन को लगा कि आइसमन शायद अपनी पिस्टल निकाल रहा है, इसलिए उसे पीछे से पकड़ने और कार तक लाने के बजाय मालकिन ने उसे एक गड्ढे में धक्का दे दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठे। आइसमन चिल्लाया, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था छोड़कर मोसाद के एजेंट। जुवी अहारोनी ने आइसमन से जर्मन भाषा में कहा, अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हें गोली से अभी उड़ा दिया जाएगा। उन लोगों ने आइसमन को उठाकर पिछली सीट के फर्श पर लिटा दिया। कार आगे बढ़ी और उसके पीछे दूसरी कार भी दौड़ने लगी। मोसाद का मिशन यहीं पूरा नहीं हुआ था। उन्हें अर्जेंटीना की धरती छोड़नी थी, वो भी आइसमन के साथ। चलती कार में ही एजेंटों ने आइसमन के हाथ पैर बांधे और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। रोनेन बर्गमैन लिखते हैं, इस बीच एतान उन निशानों को खोजने लगे जिससे कोई शक ना रहे कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि आइसमन ही तो है। उनकी बांह के नीचे गुदे हुए SS के टैटू को तुरंत पहचान लिया गया। तब उनके सामने समस्या थी उसके पेट में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के निशान को खोजने की, जिसका कि SS की फाइलों में मोसाद ने वर्णन किया गया था। ये देखने के लिए एतान ने आइसमन की बेल्ट खोली और उसकी पैंट में अपना हाथ घुसा दिया। जैसे ही उन्हें वो निशान दिखाई दिया वो हिब्रू में चिल्लाए, जय हो। इसका मतलब था ये वही है, ये वही है। 8:55 पर 2 कारें मोसाद के जासूसों के ठिकाने के ड्राइव पे रुकी। आइसमन को घर के अंदर लाया गया। जब एजेंटों ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जर्मन
मैं आइसमैन से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। आइसमैन ने वैसा ही किया। वो देखना चाहते थे कहीं आइसमैन ने अपने मुंह में कोई जहरीला कैप्सूल तो नहीं छुपा रखा है। तभी जर्मन में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हारे जूते और टोपी की साइज, जन्मतिथि, पिता का और अपनी माता का नाम बताओ। आइसमैन ने रोबोट की तरह सभी सवालों का जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे जो नाजी पार्टी का कार्ड का नंबर क्या है और एसएस का नंबर भी बताओ। आइसमैन ने जवाब दिया, 45326 और 63752। उनका आखिरी सवाल था, तुम्हारा नाम। आइसमैन का जवाब था रिकार्डो क्लेमेंट। मोसाद के एजेंट ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम। आइसमैन ने कांपते हुए जवाब दिया, ओटो हेनिगर। एजेंट ने तीसरी बार पूछा, तुम्हारा नाम। इस बार उसका जवाब था एडोल्फ आइसमैन। साथियों, इजरायली आइसमैन को रेजर नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्हें यह भय था कि वह ब्लेड से रेजर से अपना गला काट सकता है, आत्महत्या कर सकता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने खुद ही उसकी हजामत बनाई। वो उनको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जब वो टॉयलेट भी जाते थे तो मोसाद का एक एजेंट उसके साथ होता था। टीम की एक सदस्य यहूदित निसियाहू ने आइसमैन के लिए खाना बनाया, लेकिन उसके झूठे बर्तनों को धोने से साफ इनकार कर दिया। अगले 10 दिन इजरायली जासूसों की जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। वो विदेश में अपने कैदी आइसमैन के साथ छुपे हुए थे। उनकी एक गलती से पुलिस का छापा पड़ सकता था और एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा खड़ा हो सकता था। 18 मई 1960 को दिन के 11 बजे इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लोद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इजरायली विमान ने उड़ान भरी। अगले दिन यानी 19 मई दोपहर बाद विमान ने ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे पर लैंड किया। 2 घंटे बाद इशेर ने पायलट जवी तोहार से बात की और कहा, 20 मई की आधी रात को विमान के टेक ऑफ का समय तय किया गया है, आप तैयार रहें। 20 मई की रात 9 बजे आइसमैन को नहा धुलाकर इजरायली एयरलाइंस एलाई की वर्दी पहनाई गई। उसकी जेब में जीव जिक्रोनी के नाम से एक झूठा परिचय पत्र भी रखा गया। माइकल बार जोहार और निमिष मिसाल लिखते हैं, डॉक्टर ने आइसमैन को ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देने लगा। वो सुन और देख सकता था, यहाँ तक कि चल सकता था, लेकिन बातचीत नहीं कर सकता था। आइसमैन को कार की पिछली सीट पर बिठाया गया। उसी समय ब्यूनस आयर्स के एक मशहूर होटल से 2 कारें रवाना हुई जिनमें इजरायली एयरलाइंस के असली विमानकर्मी बैठे हुए थे। रात 11 बजे सभी कारों ने एक साथ हवाई अड्डे में प्रवेश किया। जैसे ही कार बैरियर पर पहुंची, विमान दल के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, हाय एलॉय। गार्ड्स उसे पहचानते थे। उन्होंने कार के अंदर से झांक कर देखा। सभी इजरायली एयरलाइंस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ये जताने के लिए कि सब कुछ सामान्य है, कोई गड़बड़ नहीं है, किसी तरह की चोरी या कोई अपहरण या किसी तरह की अन्य कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ विमानकर्मी गाना गा रहे थे, कुछ ठहाके लगा रहे थे, कुछ जोर जोर से बातें कर रहे थे। गार्ड्स ने बैरियर उठा दिया और तीनों कारें इजरायली विमान के पास जाकर रुकी। आइसमैन को कई विमान कर्मियों ने घेर रखा था। 2 लोगों ने उसे पकड़ा और उसके हाथ अपने कंधे पर लटकाते हुए विमान के ऊपर ले आए। आइसमैन को फर्स्ट क्लास की विंडो सीट पर बिठाया गया था। 11:15 पर इजरायली विमान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए टेक ऑफ कर दिया था। 22 मई 1960 की सुबह विमान ने तेल अवीव के लोद हवाई अड्डे पर लैंड किया। 9:50 पर मोसाद के तत्कालीन निदेशक इशेर हेरल यरूशलेम में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के दफ्तर पहुंचे। उनके तत्कालीन सचिव इत्जाक निवोल उन्हें सीधे प्रधानमंत्री के कमरे में ले गए। आश्चर्यचकित बेन गुरियों ने उनसे पूछा, तुम कब आए? ईशर ने जवाब दिया, 2 घंटे पहले। आइसमैन हमारी गिरफ्त में है। गुरियों ने पूछा, कहाँ है वो? ईशर का जवाब था, यहाँ इजराइल में ही है। अगर आप इजाज़त दें तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। शाम के 4 बजे इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, में डेविड बेन गुरियों ने खड़े होकर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया, संसद को संबोधित किया और कहा, मुझे नेसेट को बताना है कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने अब सबसे बड़े नाजी अपराधियों में से एक, जो 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की मौत के लिए जिम्मेदार था, एडोल्फ आइसमैन को पकड़ लिया है। वो इस समय इजराइल में एक जेल में है।
जल्दी ही उस पर इजरायली कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे ही डेविड बेन गुरियोन ने शब्द कहे, इजरायली संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। 15 दिसंबर 1961 को आइसमैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी से लटका दिया गया। आइसमैन ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, हम दोबारा मिलेंगे। मैं ईश्वर में विश्वास करते हुए जिया। मैंने युद्ध के कानूनों का पालन किया और अपने झंडे के प्रति सदैव वफादार रहा। साथियों, इस फांसी की सबसे बड़ी बात ये थी कि इजराइल के इतिहास में यह पहली और आखिरी फांसी थी। इससे पहले और इससे बाद में इजराइल में आज तक किसी को फांसी नहीं दी गई। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है सुदर्शन, उसे सब्सक्राइब करें। आपका अपना साथी विजय कुमार सेहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।